जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपके ईयर 2021 में होने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आज हम आप सभी के लिए ईयर 2020 के बेस्ट 200 करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें हम जनवरी से लेके दिसंबर के मंथ तक ईयर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर सकें। यह आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम में एक माइलस्टोन प्रूव होगा। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। The largest solar power project at high altitude in India has been set up at which place? यानी कि इंडिया में हायर एल्टीट्यूड्स पर लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट किस प्लेस पर सेटअप किया गया? तो इसका सही जवाब है ले। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि 26 नवंबर 2020 को एयरफोर्स स्टेशन ले में हमारी वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल VR चौधरी के द्वारा हायर एल्टीट्यूड पर लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। और अगर बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत के बारे में तो इसमें 122 करोड़ की लागत आई है और यह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का भी सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। वहीं अगर हम बात करें सोलर एनर्जी में इंडिया के इनिशिएटिव के बारे में, इंडिया ने अपना इंडियन नेशनल सोलर मिशन 2010 में लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत इंडिया के द्वारा 2020 तक टोटल 20 गीगावाट सोलर पावर को जनरेट करना था, लेकिन 2018 आते आते हमने 20 गीगावाट सोलर पावर को जनरेट कर दिया, जिसको देखते हुए इस सोलर पावर जनरेशन के टारगेट को इंक्रीज किया गया और हमने 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी 2022 तक जनरेट करने का टारगेट रखा, जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया की सोलर एनर्जी की पावर के बारे में तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सोलर एनर्जी जनरेट करने में इंडिया फोर्थ और एशिया में तीसरे स्थान पर है। और अगर बात करें सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट की तो राजस्थान के जोधपुर के जिले में बाडला में स्थित सोलर पावर इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर यह है। पावर जनरेशन के हिसाब से 2055 मेगावाट और वहीं एरिया के हिसाब से 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। यह पावर जनरेशन के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, वहीं एरिया के हिसाब से यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है। फॉर इसरो गगनयान मिशन विच कंट्री विल होस्ट टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी? यानी कि इसरो जिस अपने गगनयान मिशन को भेजने वाला है उसके लिए किस कंट्री के द्वारा टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी यानी कि ASA और इंडिया की इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन के बीच में बात चल रही है। इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी इंडिया के गगनयान मिशन के लिए टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग की फैसिलिटी होस्ट करेगा। वहीं अगर हम बात करें गगनयान मिशन के बारे में तो गगनयान मिशन इंडिया का एक स्पेस में एक क्रूड मिशन है। इसमें टोटल 7 दिन के लिए टोटल 3 क्रू को स्पेस में भेजा जाएगा और इन तीनों क्रूज की ट्रेनिंग के लिए हमने रशियन स्पेस एजेंसी ग्लावकोस्मोस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत हमारे 3 एयरफोर्स पायलट्स को रशिया में ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं अगर बात करें इस पूरे गगनयान मिशन के लॉन्च के बारे में तो ईयर 2020 के 4th क्वार्टर में हम अपना पहला अनक्रूड मिशन भेजेंगे। उसके बाद 2022 की स्टार्टिंग में हम अपना सेकंड अनक्रूड मिशन भेजेंगे और 2022 के लास्ट में हम अपने 3 क्रू के साथ एक क्रूड गगनयान मिशन भेजेंगे जो स्पेस में इंडिया के लिए पहला क्रूड मिशन होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साइन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच गवर्नमेंट टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट के साथ 4 MOUs को साइन किया गया है ताकि वह वित्तीय साक्षरता या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी में अवेयरनेस फैला सके? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ 4 MOU साइन किए गए हैं। इनका बेसिक एम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के मिशन यूथ के तहत वहां के एरिया में और वहां के यूथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्पोर्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अवेयरनेस को फैलाना है। और वहीं अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 9th of July
1875 में एस्टेब्लिश किया गया था। और अगर देखें पूरे वर्ल्ड के हिसाब से तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और आज के समय में विक्रमजीत सैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है। हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर पाए और आने वाले एग्जाम्स में हम ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर और जनरल साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। विच नेशन आर्मी लॉन्च्ड इंडिजिनियसली मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ साई, यानी कि किस देश की सेना के द्वारा स्वदेश निर्मित साई एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय सेना के द्वारा इंडिजिनियसली बिल्ट साई एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है 30 अक्टूबर 2020 को। हमारे आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडियन आर्मी के द्वारा साई एप्लीकेशन यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट को लॉन्च किया गया ताकि डाटा लीकिंग और हैकिंग से बचा जा सके। इस एप्लीकेशन की अगर फैसिलिटी की बात करें तो यह आपको वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स और उसके साथ साथ चैट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। इसमें बेसिकली व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे फीचर्स दिए गए हैं और इस ऐप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइबर सिक्योरिटी में डील करने वाली एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के द्वारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए वेट किया गया है। अभी तक इस एप्लीकेशन को सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए डेवलप किया गया है, इसको iOS सिस्टम के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। विच सिटी इमर्ज एज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का कौन सा शहर सबसे जुड़े हुए शहर के रूप में उभरा है? तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ऑल अराउंड द वर्ल्ड 290 एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है। इसके द्वारा नवंबर के मंथ में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जिसमें कहा गया कि चीन का शंघाई आज के समय में करंटली वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कनेक्टेड सिटी है और इसने 2019 के सबसे मोस्ट कनेक्टेड सिटी लंदन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम बात करें इस पूरी रिपोर्ट में 4 वर्ल्ड के सबसे कनेक्टेड सिटीज के बारे में, तो इनमें चारों सिटी चाइना के पहले नंबर पर शंघाई, दूसरे नंबर पर बीजिंग, तीसरे नंबर पर गोंजाओ और चौथे नंबर पर चेंगतू रहा है। वहीं अगर हम बात करें मोस्ट कनेक्टेड कंट्रीज के बारे में, तो मोस्ट कनेक्टेड कंट्री की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना और उसके बाद टोटल 89% की ग्रोथ के साथ 4th नंबर पर हमारा प्यारा देश भारत रहा है। लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया का कोई भी सिटी मोस्ट कनेक्टेड सिटी की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया है। Which movie has received the award for the best original score at the 14th एशियन फिल्म अवार्ड? 14वें एशियन फिल्म अवार्ड में किस मूवी को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का प्राइज मिला है? तो इसका सही जवाब है इंडियन मूवी गली बॉय को 14th एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है। हम आपको बता देते हैं बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का जो अवार्ड है वो उस मूवी के बेस्ट म्यूजिक के लिए दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें पैरासाइट मूवी के बारे में, तो 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स में पैरासाइट मूवी को बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड मिला है। When did वर्ल्ड सिटीज डे बीइंग ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2014 से यूएन की एक एजेंसी यूएन हैबिटेट की रिकमेंडेशन पर मनाया जाने लगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबली अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण को बढ़ावा देना और साथ ही साथ कुछ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करना था। और अगर हम बात करें 2020 के वर्ल्ड सिटी डे की थीम के बारे में, तो 2020 के वर्ल्ड सिटी डे की थीम थी वेलबींग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, यानी कि हमारे समुदायों और शहरों को महत्व देना। वहीं अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से 31 अक्टूबर की बात करें, तो इंडिया में 31 अक्टूबर को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1875 में आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, जिनको उपलक्ष्य में हम इसे नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंसिडेंट से 31 अक्टूबर का हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा है। इसी दिन 31 अक्टूबर 1984 में हमारे उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का भी असैसिनेशन हुआ था। विच मिसाइल्स फीचरिंग इंडिजिनियस बूस्टर सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड, यानी कि स्वदेशी बूस्टर की तकनीक वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही जवाब है इंडिजिनियसली बूस्टर वाली ब्रह्मोस मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को ITR जो कि इंटरिम टेस्ट रेंज हमारी बालासोर में है, वहां से सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया है। इंडिजिनियस बूस्टर के साथ साथ इसके फ्रेम और कुछ अदर सब सिस्टम्स भी इंडिजिनियसली डेवलप थे।
और यह ऐसी पहली मिसाइल थी। और अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, तो ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह इंडिया की फेमस रिवर ब्रह्मोस का बराह और रशिया की फेमस रिवर मोस्कवा का मोस से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आप इसको लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। और ब्रह्मोस की मैक्सिमम स्पीड 3.5 मैक यानी कि 4300 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। इससे आप पता लगा सकते हैं यह कि इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए कितनी इफेक्टिव मिसाइल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आकाश मिसाइल के बारे में, जैसा कि आपको पता लग रहा है आकाश मीन्स स्काई, आकाश मीन्स स्काई, जिससे आपको पता लग रहा है कि यह ग्राउंड टू एयर मिसाइल है, जिसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है। और इसकी मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक हो सकती है। और अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड के बारे में, तो आकाश मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 3.5 मैक तक हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें निर्भय मिसाइल के बारे में, तो जिसका मतलब है फियरलेस यानी कि बिना डर के। निर्भय एक इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए एक लॉन्ग रेंज की ऑल वेदर कैपेबिलिटी वाली एक सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक यानी कि इसकी स्पीड सुपरसोनिक से कम होती है, लेकिन इसकी एक कैपेबिलिटी यह है कि यह निर्भय मिसाइल न्यूक्लियर अटैक करने के लिए यानी कि न्यूक्लियर वारहेड लेके जाने के लिए भी कैपेबल है। और अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम रेंज के बारे में, तो यह 1000 किलोमीटर तक अटैक करने में सक्षम है, लेकिन वारहेड ज्यादा होने के कारण इसकी मैक्सिमम स्पीड 0.6 और 0.7 मैक तक ही हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें हमारे लास्ट ऑप्शन की पृथ्वी मिसाइल के बारे में, तो पृथ्वी मिसाइल हमेशा आपको पता होगा कि शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड whom एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्राई पूरे इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है, और इसके न्यू चेयरमैन के रूप में डॉक्टर पी.डी. वाघेला को अपॉइंट किया गया है। वहीं अगर बात करें इसके सेक्रेटरी के बारे में, तो इसके सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील गुप्ता है। और वहीं अगर बात करें इसके सेक्रेटरी के बारे में, तो सुनील गुप्ता इसके सेक्रेटरी है। पी.डी. वाघेला के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो पी.डी. वाघेला को ACC यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा पी.डी. वाघेला को एज ए ट्राई चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और अगर बात करें हम अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के बारे में, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसमें एक अदर मेंबर होम मिनिस्टर भी होते हैं। और अगर बात करें अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के अदर अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट चीफ ऑफ 3 सर्विसेज के साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, और इसके साथ ही साथ जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है, उसको भी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ इस नेशन साइन द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी कि एक साथ मिलकर काम करने की स्टेटमेंट या फिर इंटेंट या फिर इच्छा नीति आयोग के साथ किस एम्बेसी ने साइन की है, तो इसका सही जवाब है हमारे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और एम्बेसडर टू द इंडिया ऑफ द नीदरलैंड ने इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव एक दूसरे को डिकार्बनाइजेशन में सपोर्ट करना और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक दूसरे को हेल्प करना है। और अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, तो आपको बता देना चाहते हैं नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश किया गया है। इससे पहले हमारे इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो हमारी 5 वर्षीय योजना को देखता था, जिसको 17 अगस्त 2014 को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद नीति आयोग बनाया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर में काम करता है। अगर हम बात करें नीति आयोग की फुल फॉर्म के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है और इसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी है। वहीं अगर बात करें नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के बारे में, तो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन आज के समय में राजीव कुमार है और नीति आयोग के CEO जैसा हमने आपको बताया नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है और इसकी पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है। वो अपॉइंटेड एज FTII गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन। FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहते हैं
कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंडर में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में फिल्म और टेलीविजन के प्रोग्राम्स को रेगुलेट करता है। तो अभी 30 सितंबर 2020 को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा शेखर कपूर को FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और अगर हम बात करें कार्यकाल के बारे में तो यह 3 मार्च 2023 तक इस पद पर रहेंगे। वहीं अगर बात करें शेखर कपूर के बारे में तो शेखर कपूर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में काम कर चुके हैं। डायरेक्टर के रूप में उन्होंने 1983 में मूवी मासूम को डायरेक्ट किया। उसके बाद 1987 में मिस्ट्री इंडिया फिक्शन मूवी को डायरेक्ट किया और 1994 में उन्होंने बैंडिट क्वीन मूवी को डायरेक्ट किया। और 1983 में उनके द्वारा डायरेक्ट की गई मासूम मूवी को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी भी दिया गया। इससे आप पता लगा सकते हैं कि वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में एक जानी मानी हस्ती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन डिड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व, यानी कि परमाणु परीक्षण या न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट में इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में 2010 से हर साल मनाया जाने लगा, क्योंकि 2009 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसके बेस पर 2010 से हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाने लगा। अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में तो आपको बता देते हैं कि 29 अगस्त 1991 को आपको पता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर लगभग खत्म होने वाला था। तो उसी बीच यूएसएसआर ने अपनी प्राइमरी टेस्टिंग साइट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, जो कि सेमीपालाटिन्स्क टेस्ट साइट थी कजाकिस्तान में, उसको बंद कर दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में 2010 से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के रिकमेंडेशन पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाने लगा। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के एम के बारे में तो बेसिकली इसका एम न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर के यूज के पूरे वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। वहीं अगर हम बात करें 26 अगस्त के बारे में तो 26 अगस्त से भी एक हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा है। इसी दिन 26 अगस्त 1920 को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट किया गया, जिसके कारण महिला को राइट टू वोट मिला। और उसके बाद 1971 में यूएस कांग्रेस के द्वारा 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे के रूप मनाया जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें 6 अगस्त के बारे में तो 6 अगस्त से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा है, क्योंकि आपको पता है 1945 में वर्ल्ड टू अपने आखिरी फेज में था। उसी बीच यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को जापान की एक सिटी हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, जिसके बाद इसको हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाने लगा। और उसके 3 दिन के बाद ही यानी कि 9 अगस्त को यूएसए के द्वारा ही एक दूसरे फैट मैन के नाम से एक दूसरा न्यूक्लियर बम जापान की दूसरी सिटी नागासाकी पर गिराया गया, जिसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में मनाया जाने लगा। वो बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू होनर्ड विद ए मेमोरियल ब्लू प्लैक, यानी कि मेमोरियल ब्लू पट्टिका से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लू प्लैक होता क्या है। बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में मेमोरियल ब्लू प्लैक एक तरह का परमानेंट साइन होता है जिसे पब्लिक प्लेसेस पर इंस्टॉल किया जाता है। उस किसी फेमस पर्सनैलिटी और उस प्लेस के बीच में एक लिंक बनाने के लिए उस ब्लू प्लैक को उस फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा किए गए कार्य के साथ लिख के पब्लिक प्लेस पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इंडियन ओरिजिन की ऐसी पहली वुमेन थी नूर इनायत खान। नूर इनायत खान को ही यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट के द्वारा मेमोरियल ब्लू प्लैक के साथ होनर किया गया है, क्योंकि नूर इनायत खान वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटिश के लिए स्पाई की फील्ड में कार्य करती थी और उनके द्वारा किए गए कार्य से वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन और एलाइड पावर को जीतने में बहुत ही आसानी हुई। वहीं अगर बात करें कल्पना चावला के बारे में तो कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन की पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई। और जैसा आप सभी को पता है 1 फरवरी 2003 को इंडियन स्पेस शटल कोलंबिया डिजर्टर में कल्पना चावला को मिलाकर टोटल 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। और वहीं अगर बात करें सुनीता विलियम्स के बारे में तो सुनीता विलियम एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जिनके नाम स्पेस में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक यानी कि 7 बार स्पेस वॉक करने
और टोटल 50 घंटे 40 मिनट स्पेस में बिताने के एज ए वुमेन रिकॉर्ड है। अगर बात करें प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में, तो प्रतिभा देवी पाटिल जैसा आप सभी को पता है इंडिया की 12th प्रेसिडेंट थी। उन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक एज ए इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज टू सेट अप विच फंड, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस फंड या फिर किस निधि को स्थापित करने पर जोर देती है, तो इसका सही जवाब है जेंडर इंक्लूजन फंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बेसिक ऑब्जेक्टिव जेंडर इंक्लूजन फंड को एम्फेसाइज करना और साथ ही साथ उन डिसएडवांटेज एरियाज और ग्रुप्स में, यानी कि जिन तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एडवांटेज नहीं पहुंच रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाकर उन तक एडवांटेज पहुंचाने पर जोर देना था। वहीं अगर बात की जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ऑफ द इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस कर दिया और इससे पहले इंडिया की सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में राजीव गांधी के द्वारा रिलीज की गई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी को प्रिपेयर करने में कोठारी कमीशन का एक बहुत बड़ा हाथ था। Who has been become number 1 ऑलराउंडर इन द लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, यानी कि लेटेस्ट आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन रहे, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को आईसीसी की लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। उन्होंने टोटल 46 पॉइंट के साथ टॉप किया है। और अगर हम बात करें बेन स्टोक्स के बारे में, तो यह आईपीएल में राजस्थान रॉयल की तरफ से भी खेलते थे। वहीं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की नंबर 2 ऑलराउंडर की लिस्ट में रहे हैं इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने टोटल 428 पॉइंट हासिल किए और वह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर रहे हैं वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर, जिन्होंने टोटल 423 पॉइंट हासिल किए हैं। और ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर पैट क्यूमिंस टोटल 250 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर रही। वहीं अगर हम बात करें टेस्ट, ओडीआई और टी20 क्रिकेट में टीम्स की रैंकिंग के बारे में, तो टेस्ट क्रिकेट में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम रही है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। वहीं अगर हम बात करें ओडीआई के बारे में, तो पहले नंबर पर इंग्लैंड की टीम, दूसरे नंबर पर इंडिया और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड आता है। और अगर हम बात करें टी20 के बारे में, तो पहले नंबर पर टी20 में भी इंग्लैंड, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर इंडिया का नंबर आता है। विच बैंक अप्रूव्स यूनाइटेड स्टेट्स $3 million टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करने के लिए इस बैंक के द्वारा इंडिया के लिए $3 मिलियन अप्रूव किए गए। अगर हम बात करें $3 मिलियन के बारे में, अप्रोक्स 22 करोड़ इंडियन रुपीज के बराबर होते हैं। तो इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 29 जुलाई 2020 को इंडिया के लिए कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करने के लिए $3 मिलियन को अप्रूव किया गया। और यह पूरा फंड एशिया पैसिफिक, इसको आप नोट कर लीजिए, एशियन डेवलपमेंट के द्वारा यह पूरा फंड एशिया पैसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से इंडिया के लिए इसको अलॉट किया गया है। और इस पूरे फंड को जापान गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया था ताकि इंडिया कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करने के लिए थर्मल स्कैनर्स और एसेंशियल कमोडिटीज को प्रिक्योर कर सके। और अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 19 दिसंबर 1966 को एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वही अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको जुलाई 1944 में एस्टेब्लिश किया गया और आज के समय में इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। उसके बाद अगर बात करें आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया। आज के समय में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर बात करें इसके गवर्नर के बारे में, तो शशिकांत इसके गवर्नर है। और अंत में अगर बात करें यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपियन यूनियन का एक सेंट्रल बैंक है जिसको 1 जून 1998 को एस्टेब्लिश किया गया और आज के समय में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है। नेम द वुमेन रेसलर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द हरियाणा,
यानी कि उस महिला पहलवान का नाम बताइए जो हरियाणा के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट की गई है। तो इसका सही जवाब है बबीता फोगाट। बबीता फोगाट को जुलाई 2020 में हरियाणा के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में एक डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें बबीता फोगाट के बारे में, तो बबीता फोगाट ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2010 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद 2019 में बबीता फोगाट ने बीजेपी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था। और आपको पता है 2020 के समय में बीजेपी गवर्नमेंट की हरियाणा में सरकार है और इसी के तहत बबीता फोगाट को हरियाणा में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें गीता फोगाट के बारे में, तो गीता फोगाट भी इंडियन वुमेन रेसलिंग में एक फेमस रेसलर है। इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। उसके बाद 2012 में समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। उसके बाद अगर हम बात करें साक्षी मलिक के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है, साक्षी मलिक ऐसी पहली महिला वुमेन रेसलर जिन्होंने 58 केजी में 2016 के समर ओलंपिक में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता और यह ऐसा करने वाली इंडिया की पहली महिला रेसलर है। इसके बाद विच इज इंडिया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल, यानी कि डीजीसीए के द्वारा जो पूरी की पूरी सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है, उसके द्वारा अप्रूव किया गया पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। डीजीसीए के द्वारा अप्रूव किया गया पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है और यह बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट फ्लाइंग क्लब में से एक है। और अगर बात करें इसकी लोकेशन के बारे में, तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई स्थित जुहू एरोड्रम पर स्थित है। और अगर हम बात करें डीजीसीए के बारे में जिसने इस ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल को अप्रूव किया है, तो डीजीसीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सारी की सारी सिविल एविएशन और उसमें होने वाले इंसिडेंट और एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करता है और यह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आज के समय पे हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। आप इसको नोट कर लीजिए, यह कई बार पूछा जा चुका है। आज के समय में हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है आज के समय पे अरुण कुमार। Which has developed India's first in-orbit space debris monitoring and tracking system? इनमें से किसके द्वारा पहला इंडिया का इन ऑर्बिट स्टेट डेब्रिस मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिगंतर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। और यह पूरा सिस्टम लेडार पर काम करता है। लेडार यानी कि जिस तरह सोनार और आपका रडार होता है, ऐसे लिडार होता है जो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अगर हम इसके अनुसार हमारी अर्थ के चारों ओर लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ कॉस्ट एफिशिएंट नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देते हैं, तो इससे हम पूरे के पूरे स्पेस में डेब्रिस को कंटिन्यूसली मॉनिटर और ट्रैक कर पाएंगे। और अगर हम बात करें दिगंतर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयूज के दो एल्यूमिनी, जिनमें एक है अनिरुद्ध शर्मा और दूसरे हैं राहुल रावत के द्वारा 2018 में एस्टेब्लिश की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेस एक्स के बारे में, तो जैसे आप सभी को पता है स्पेस एक्स एक अमेरिकन स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसके सीईओ एंड फाउंडर दोनों ही एलोन मस्क है, जिन्होंने अभी अभी अपनी कंपनी को टेस्ला को इंडिया में लाने का विचार बनाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मिलिट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। और अगर हम बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ को 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था और आज के समय में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं वो है हमारे जी सतीश रेड्डी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जल्द ही हम आपके लिए बेस्ट 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।